जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में एक बार फिर से आप सभी के लिए लेकर के आए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2024 के लिए रीजनिंग का एक बेहतरीन प्रैक्टिस सेट। प्यारे साथियों, आज की इस क्लास में हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 47 डिस्कस कर रहे होंगे। और साथियों, यदि आपने पिछले 46 पार्ट नहीं देखे हैं तो इनमें से कुछ पार्ट जरूर देखिएगा। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट हैं आपके पिछले जो हमने करवाए हैं यूपी पुलिस एग्जाम के लिए, जो पॉपुलर पार्ट हैं आप उन्हें जरूर देखिएगा। एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों पिछली क्लासेस में कवर किए गए हैं। तो बात करते हैं आज की इस क्लास के बारे में। इसमें हमने बेहतरीन तरीके से प्रश्नों को शामिल किया है। किस प्रकार से आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं, कौन कौन से टाइप छूट गए थे, उन सभी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो बेहतरीन सी क्लास रहेगी। कुछ इस प्रकार से प्रश्न रहेंगे जैसे कि आप क्वेश्चन नंबर 30 को देख रहे, लिखा है निम्न प्रश्न में विषम विकल्प को ज्ञात करो। यहाँ पर हमें दोस्तों असंगत की पहचान करनी है, यानी कौन सा विकल्प है जो विषम है। इसके अतिरिक्त दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 लिखा है निम्न प्रश्न में अगली आकृति ज्ञात करो। तो साथियों, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना है कौन सी बेहतरीन सी आकृति आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगी। तो साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी। शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। यदि दोस्तों आपको इस क्लास का पीडीएफ प्राप्त करना है तो इसका पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट यानी कि बिना पैसों के मिल जाएगा डीएस सर ऑफिशियल टेलीग्राम पर। बिल्कुल फ्री मिल जाएगा दोस्त। यहाँ पर आप इसको अनसोल्ड तरीके से प्राप्त करेंगे और इसको आप प्रैक्टिस करेंगे। आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट पीडीएफ रहने वाला है। ठीक है। इसके अतिरिक्त आप साथियों हमें डीएस सर ऑफिशियल 13 नाम इंस्टाग्राम से फॉलो कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अतिरिक्त चलिए पीडीएफ के लिए तो ज्वाइन कर लीजिए डीएस सर ऑफिशियल। शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास की। बेहतरीन सा क्वेश्चन नंबर 1 सभी के सामने है। जल्दी से प्यारे दोस्त बता देंगे सभी लोग क्या होगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। कह रहा है दिए गए विकल्पों में से उस पद का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। प्रश्न देखो ये हमें दे रखा है पुष्टिकरण के बारे में लिखा है दोस्त। पुष्टिकरण के बारे में लिखा है अस्वीकरण। क्या लिखा है? अस्वीकरण लिखा है। तो सृजन का किससे हो जाएगा दोस्तों? सृजन का किससे हो जाएगा? एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है। सभी प्यारे दोस्त इसका उत्तर बता देंगे। साथियों, अगर बात करते हैं इस प्रश्न की तो पुष्टिकरण का जो अर्थ होता है, पुष्टिकरण का जो अर्थ होता है वो अस्वीकरण होना, यानी कि कह सकते हैं पुष्टिकरण और अस्वीकरण इनका जो विपरीत बनेगा। क्या बनेगा दोस्त? इनका जो विपरीत बनेगा वो आप लोगों का बन जाएगा पुष्टिकरण का अस्वीकरण। ठीक है। अगर बात करते हैं सृजन की, सृजन का मतलब होता है दोस्त बनाना। क्या होता है? सृजन का मतलब होता है बनाना, और बनाने का बता देना है विपरीत। अगर किसी चीज को आप बना रहे हैं तो उसको बिगाड़ भी सकते हैं। कहने का मतलब है बनाने का जो विपरीत होगा वो साथियों आप लोगों का नष्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? आप लोगों का नष्ट हो जाएगा। इस बात को याद रखेंगे। विकल्प नंबर सी एकदम सही जवाब हो जाएगा। पुष्टिकरण अगर विपरीत संबंध बनाता है अस्वीकरण से, तो सृजन जो बनेगा, सृजन का जो विपरीत बनेगा वो दोस्त आपका कैसे बन जाएगा? नष्ट से। देखो, सृजन और बनाना एक दूसरे के समानार्थी है। तो सृजन का मतलब जो होता है बनाना, और इसका अपोजिट जो बन जाएगा नष्ट बन जाएगा। अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला प्रश्न एक अच्छा सा क्वेश्चन है, इसके बारे में बता देंगे। कह रहा है दोस्त जिस प्रकार उल्लू उड़ने से संबंधित है ठीक उसी प्रकार मेमने, मेमने किससे संबंधित होंगे? यानी मेमने डैश से संबंधित है। क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब? देखो, उल्लू की बात करते हैं, उल्लू की बात करते हैं तो वो उड़ने के लिए एक पक्षी है तो क्या करेगा? उड़ेगा। बताओ, अगर उल्लू एक पक्षी है दोस्त, उल्लू एक पक्षी है तो उल्लू तो रात में उड़ता है। बताएंगे बिल्कुल सही है दोस्त। उल्लू उड़ता है तो बताओ मेमना, मेमना का मतलब है बुकरिया का बच्चा। क्या बोलते हैं? मेमना। मेमना की बात करते हैं तो बकरी का बच्चा, जैसे हम कहते हैं बुकरिया का बच्चा अपनी देसी भाषा में। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? इसका कार्य क्या होगा? आपने छोटे छोटे बच्चे देखे होंगे दोस्त, छोटे छोटे बच्चे देखे होंगे, वो बहुत तीव्र गति से भागते हैं, दौड़ते हैं, खेलते हैं। तो उनका जो अर्थ बनता है, वो जो उनकी क्रिया होती है वो कहलाती है क्रीड़ा करना। क्या कहलाती है दोस्त? क्रीड़ा करना कहलाती है। देखो, बकरी का बच्चा उड़ तो सकता नहीं है, अकड़ भी नहीं सकता। पता चले बकरी का बच्चा मिला और सर 2-3 दिन से हमसे अकड़ रहा, बोल ही नहीं रहा है, ऐसा तो नहीं बनेगा दोस्त। अगर उल्लू उड़ने से संबंध बनाएगा, उल्लू एक पक्षी है, उड़ेगा। और उसी प्रकार बकरी का जो बच्चा होगा, वो छोटा बच्चा जब होता है क्रीड़ा करता है। क्रीड़ा करने का मतलब है खेलता है, उछल कूद करता है। वही आपका सही संबंध बनेगा विकल्प नंबर 1। अच्छा क्वेश्चन है, यूपी पुलिस ने आपसे पूछा था 26 अक्टूबर 2018 को। अगले प्रश्न में आ जाओ दोस्त। अगला क्वेश्चन आपके सामने नंबर 3 का है। कह रहा है दिए गए विकल्पों में से उस पद का चयन करें जो तीसरे पद से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले से संबंधित है। यहां पर बताना है, देखो शब्द दे रखे हैं। उल्लू अगर हुहू से संबंधित है तो बकरी किससे संबंधित हो जाएगी? उल्लू दोस्त अगर हुहू से, अभी देखो हमने उल्लू का उड़ना से बात की थी और मेमने का मतलब बकरी के बच्चे का किया था। लेकिन दोस्त अब कह रहा है उल्लू, उल्लू का मतलब क्या है?
उल्लू का मतलब है पक्षी, और इसकी जो आवाज़ होती है दोस्त, उल्लू की जो आवाज़ होती है, क्या बोल सकते हैं, उल्लू की आवाज़ बोल सकते हैं दोस्त हम लोग, इसकी हम लोग आवाज़ बोल सकते हैं। तो आवाज़ क्या होती है, हू करना। तो बकरी की क्या हो जाएगी बताओ, बकरी की आवाज़ क्या हो जाएगी, विकल्प को पकड़ो, कौन सा विकल्प है, कौन सा विकल्प बकरी की आवाज़ को दर्शा रहा है। तो बोलेंगे सर मिमियाना होती है बकरी की आवाज़, क्या होती है, मिमियाना। मिमियाना कहाँ पर है, विकल्प नंबर 1 में। तो मिमियाना इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मिमियाना दोस्त, मिमियाना बकरी की आवाज़ होता आती है, जिस प्रकार आपकी उल्लू की हू करना, बकरी की मिमियाना। अगले प्रश्न में दोस्त चलते हैं, अगला प्रश्न बता देंगे। अगला प्रश्न एक बेहतरीन सा क्वेश्चन एक और है सादृश्यता से। 4 से 5 क्वेश्चन है सादृश्यता के, आप बिल्कुल भी नहीं घबराएंगे। शुरुआत में आसान क्वेश्चन करेंगे जो बन सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। इसके अतिरिक्त एक बेहतरीन क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में, जो आपके टफ लेवल का क्वेश्चन कह सकते हैं, उन सभी को हमने शामिल किया है। तो दोस्तों बात करते हैं, कह रहा है दिए गए विकल्पों में से उस पद का चयन करें जो तीसरे से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पहले से है। तो देखो यहाँ पर आपको बताना है, तितली एक प्रकार का अगर साथियों कीट है। कह रहा है दोस्तों तितली क्या है, सवाल में बोला है क्या है, तितली। 1 मिनट, सवाल में क्या बोला है, 1 मिनट यार, सवाल में बोला है जो तितली होता है, जो तितली होती है वो क्या है, तितली की जो प्रजाति होती है साथियों एक प्रकार की कीट होती है। क्या होती है, तितली की जो प्रजाति होती है एक प्रकार की कीट होती है। तो बात कर रहा है सांप के बारे में, किसके बारे में बात कर रहा है, सांप के बारे में। तो ये क्या होता है दोस्त, ये होता है सरीसृप। क्या होता है, सरीसृप हो जाता है, इस बात को याद रखेंगे। देखो तितली की प्रजाति आपकी कीट हो जाएगी, तो इसकी प्रजाति सरीसृप हो जाएगी, इस बात को याद रखेंगे। ये तो नाम हो जाते हैं दोस्त, ये तो नाम हो जाते हैं सांप के, जबकि प्रजाति की बात कर रहा है, पूरी जाति की बात कर रहा है, तो सरीसृप आएगा। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई एग्जाम में पूछा गया था, इसको याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला क्वेश्चन डायरेक्शन और डिस्टेंस से संबंधित है। डायरेक्शन और डिस्टेंस में हमसे पूछा गया है, कह रहा है अतुल उत्तर की तरफ 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अतुल उत्तर की तरफ, दोस्तों उत्तर की तरफ कोई अतुल नाम का लड़का है, उसने 5 किलोमीटर की दूरी तय की है, हमने चलवा दिया। आगे दोस्तों क्या बोला है, 5 किलोमीटर दूरी के बाद कह रहा है और दाईं ओर मुड़ता है। साथियों अब 5 किलोमीटर दूरी तय कर ली और दाईं ओर मुड़ गया। भैया उत्तर की ओर मुख है तो दाईं ओर कहाँ पर जाएगा, इस तरह से पूर्व दिशा में चला जाएगा। दोस्तों बोला है दाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलने के बाद, 3 किलोमीटर चलने के बाद फिर से दाईं ओर मुड़ जाता है। कहाँ पर मुड़ जाता है दोस्त, फिर से दाईं ओर मुड़ जाता है। तो एक बार फिर से इसको दाईं ओर मुड़वा दो। अब पूर्व में मुख है तो दाईं ओर जाएगा, नीचे की ओर जाएगा। दोस्तों कह रहा है और 5 किलोमीटर चलता है। अच्छा हाँ, 5 किलोमीटर चलवा दिया। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है वह शुरुआती स्थान से कितनी दूर है। तो भैया शुरुआत तो यहाँ से की थी और अंत यहाँ पर हुआ है। तो भाई अगर ये सामने सामने की भुजाएं समान है तो क्या ये एक आयत बन रहा है, सम्मुख भुजाएं समान, प्रत्येक कोण 90 डिग्री। तो ये दूरी कितनी हो जाएगी दोस्तों, 3 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी, 3 किलोमीटर। और विकल्प नंबर 1 में दे रखी है। विकल्प नंबर 1 बेहतरीन तरीके से आपका सही जवाब हो जाएगा। विकल्प नंबर 1 में दी गई दूरी आपकी 3 किलोमीटर सही उत्तर है। अच्छे से आप लोग याद रख लेंगे। अगले प्रश्न में आ जाओ। एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है, इसके बारे में भी आप लोग बता देंगे। थोड़ा सा पढ़ेंगे, बिल्कुल भी नहीं घबराएंगे, और कथन से संबंधित ही आप लोग अपने तर्क निकाल के बताएंगे। ठीक है दोस्त, बात करते हैं प्रश्न के बारे में। बात करते हैं प्रश्न के बारे में। तो कहा गया है दोस्त, क्या निजी क्षेत्र को भारत में अस्पतालों को संचालित करने की अनुमति दी जानी चाहिए। क्या निजी क्षेत्र को यानी प्राइवेट सेक्टर को भारत में जो अस्पताल हैं उनको संचालित करने की अनुमति दी जानी चाहिए। तर्क नंबर 1 कह रहा है हाँ, वे उन्नत पश्चिमी देशों में संचालित होते हैं। नहीं, अस्पतालों को निजी हाथों में कह रहा है अस्पतालों को निजी हाथों में रखना खतरनाक है। कह रहा है अस्पतालों को निजी हाथों में रखना खतरनाक है। तो क्या बता सकते हैं आप लोग, जल्दी से बता देंगे। देखो जब भी किसी अपने देश की तुलना, अपने बातों की तुलना, अपने भारत की तुलना किसी अन्य देश से करने लगे तो एक बात याद रखना है, वो हमेशा गलत होता है। कहने का मतलब उसने बोला था निजी क्षेत्र में भारत के अस्पतालों को रखना चाहिए, तो बोला है उसने वे उन्नत पश्चिमी देशों में निजी क्षेत्र में रहते हैं। कह रहा है दोस्तों वे उन्नत पश्चिमी देशों में। उन्नत पश्चिमी देशों का मतलब क्या है भैया, हम बात कर रहे हैं अपने देश के बारे में, तुम दूसरे देश की काहे बता रहे हो, और दूसरे देश की बताओगे तो हम तुमको गलत कर देंगे। क्या कर देंगे, गलत कर देंगे। अब अगला पढ़ो। अगला कह रहा है नहीं, अस्पतालों को निजी हाथों में रखना खतरनाक है। ऐसा कहां पर लिखा है कि अस्पतालों को निजी हाथों में रखना खतरनाक है। उसने कथन करके पूछा है तुमसे, क्या हम दे दें अस्पतालों को। भैया प्राइवेट सेक्टर में अस्पताल कुछ चले जाएंगे तो उनकी प्राइवेट अस्पतालों की आप क्वालिटी जानते हैं, उनकी चिकित्सा, उनके हेल्थ की क्वालिटी आप लोग जानते हैं। पैसा लगता है आपसे प्राइवेटीकरण में। देखो आप कई सारे अस्पताल होंगे आपके शहर, आपके आसपास के कस्बे में, जो आपके अच्छे खासे अस्पताल हैं उनमें पैसा लगता है, जबकि आपके मौजे में 1-2 मेडिकल कॉलेज भी होंगे। हो सकता है एक डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज हो, इसके अतिरिक्त हो सकता है आपका एक जिला अस्पताल हो, तो उनकी कंडीशन अलग होती है। तो निजी हाथों में देने से ये खतरनाक नहीं होता, ये अच्छे हो जाते हैं।
तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। कहने का मतलब है दोस्त दोनों के दोनों निष्कर्ष क्या हैं, गलत हैं। तो ना तो तर्क एक और ना ही तर्क दो मजबूत है, ठीक है। निष्कर्ष नहीं बोला, तर्क बोला, ठीक है। तो ना तो तर्क एक और ना ही तर्क दो मजबूत है, इस बात को याद रखेंगे। जब भी अपने भारत की तुलना किसी अन्य देश से करने लगे तो हमेशा तर्क गलत होता है, इस बात को याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाएंगे। एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है, इसका सभी प्यारे दोस्त उत्तर बता देंगे। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा, आप लोग बता देंगे। और 100% इसको बच्चों ने गलत किया है, आप लोग गलत नहीं करेंगे। दोस्तों बोला है जब इस पारदर्शी शीट को बिंदी वाली रेखा पर मोड़ा जाएगा तो किस प्रकार का पैटर्न निर्मित होगा, जल्दी से बता देंगे। ये आपकी एक बिंदी वाली ये रेखा दे रखी है, ये दी गई है। तो इसके बारे में बोला है कि अगर इसको ऊपर की दिशा में इस बिंदी वाली रेखा से पकड़कर ऊपर की ओर दोनों तरफ मोड़ देते हैं तो कैसा पैटर्न बनेगा, जल्दी से बता देंगे। बहुत सारे विद्यार्थियों ने इसको 2018 में जब पेपर हुआ था तो गलत किया था, ठीक है। आपको गलत बिल्कुल नहीं करना है। कैसे नहीं करना मैं बताता हूँ दोस्त। अगर आप विकल्प नंबर 1 सोच रहे हैं तो सरासर गलत है, बिल्कुल गलत है। आप बोलेंगे मास्टर पगला गया है लगता है। भैया मैं पगलाया नहीं हूँ, सभी लोगों ने यही किया था जो कि बिल्कुल गलत था। अगर इसको दोस्त पलटना है, गौर से देखना है आपको, इसको अगर पलटना है, इस त्रिभुज को नीचे वाले को गौर से समझो। अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं, इसको मुझे पलटना है, तो क्या इस तरह से पलट के ऊपर ही जाएगा? ये जल प्रतिबिंब ही तो है ऊपर वाले का, भैया जल प्रतिबिंब ही तो है नीचे वाला। तो आप बोलेंगे अगर इसको जल से दोबारा हम प्रतिबिंब बनाएंगे तो भैया एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएगा। कैसे? एक ऐसा बनेगा और उसके बाद दूसरा इसी के ऊपर कलर से ऐसा बन जाएगा दोस्त, ऐसा बन जाएगा। जो लोग इसको स्टार समझ रहे थे, इसको काट रहे थे, तो ये बिल्कुल गलत है। देखो यहां पर त्रिभुज उल्टा बना है, काट दो। इस वाले को भी उल्टा बना है, इसको भी काट दो। तो आपका जो प्यारे मित्र, आपका सही जो उत्तर आएगा साथियों, जो बिल्कुल सही उत्तर आएगा वो विकल्प नंबर बी आएगा। इस बात को याद रख लेंगे, विकल्प नंबर बी आएगा। एक बार फिर से गौर से समझ लो, त्रिभुज, ये जो त्रिभुज है इसको जब हम नीचे से ऊपर ले जाएंगे, तो दोस्त ये आपका जो त्रिभुज होगा ये आप लोगों का एज अ टीज दिखाई देगा। कैसा? एज अ टीज दिखाई देगा। इस बात को याद रख लेंगे। ये डॉट इसके बीच में चला जाएगा, ये इसके बीच में चला जाएगा और ये एज अ टीज दिखाई देगा। तो कहने का मतलब क्या है, विकल्प नंबर बी आपका सही जवाब है, याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला प्रश्न एक और बेहतरीन सा कथन और तर्क से संबंधित है, इसको पढ़ेंगे और इसका निष्कर्ष निकाल के बताएंगे सभी साथी। कह रहा है क्या अंतरजातीय विवाह को भारत में प्रोत्साहित किया जाना चाहिए? क्या बोला है? कथन में बोला है क्या अंतरजातीय विवाह को भारत में प्रोत्साहित किया जाना चाहिए? बताओ भैया। ये तो आप लोगों के मन की बात कह दी। अब पता चलता है कि आप लोगों के क्या हो जाता है दोस्त, आप बोलेंगे सर ये तो कन्फर्म होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि वो हमारे किसी और कास्ट के, हम दूसरे कास्ट के, हम लोगों की शादी नहीं हो पा रही है। तो दोस्त क्या अंतर जाति होना चाहिए? कथन को पढ़ो, निष्कर्ष दो। बहुत सारे बोलेंगे हाँ यह जाति व्यवस्था समाप्त कर देगा, जल्दी से बताओ निष्कर्ष क्या होगा इसका दोस्त। क्या कह रहा है कि क्या अंतर जातीय विवाह को भारत में प्रोत्साहित किया जाना चाहिए? तो तर्क नंबर 1 को पढ़ो। तर्क नंबर 1 में बोला है हाँ यह जाति व्यवस्था को समाप्त कर देगा। भाई अंतरजातीय विवाह जाति व्यवस्था काहे समाप्त कर देगा? जल्दी से बताओ। विवाह तो लड़की लड़कियों का होना, जाति व्यवस्था कैसे समाप्त हो जाएगी भाई? जल्दी से बताओ। तो अगला कह रहा है नहीं। निष्कर्ष नंबर 2 में कहा है नहीं, यह हमारी भारतीय परिवार प्रणाली को नष्ट कर देगा। जल्दी से बताओ। तो ये परिवार प्रणाली नष्ट करेगा, जल्दी से बताओ। क्या बोलेंगे दोस्त, क्या बोलेंगे? जल्दी से बताओ। क्या पहला सही था या गलत था? जल्दी से बताओ। हमारा तो काम ही है दोस्त छुआछूत जाति व्यवस्था। आर्टिकल 17 आप लोगों ने पढ़ा होगा संविधान में, आर्टिकल 17। तो ये तो सीधे सीधे मना करता है कि भारत में कोई छुआछूत जाति व्यवस्था नहीं होगी। तो भाई अगर इंटरकास्ट मैरिज होने लगेगी जाति व्यवस्था तो खत्म, बिल्कुल सही बात है। जल्दी से बताओ। ये बिल्कुल सही है दोस्त, ये मैं आप लोगों को चेक कर रहा था गलत हो रहा है या सही हो रहा है। ठीक है दोस्त, अच्छे से याद रखेंगे। पहला वाला बिल्कुल सही है। हाँ ये क्या कर देगा, जाति व्यवस्था समाप्त कर देगा। इंटरकास्ट मैरिज होगी तो जाति व्यवस्था समाप्त होनी ही होनी लाजमी है। कह रहा है नहीं, ये हमारी भारतीय परिवार प्रणाली को नष्ट कर देगा। परिवार प्रणाली कैसे नष्ट हो जाएगी, अब ये बता दो भैया। जब एक लड़के एक लड़की का ब्याह होगा, उसमें से इनका परिवार बनेगा, तो परिवार प्रणाली तो वैसे भी बननी है। चाहे आपकी कास्ट मैरिज हो चाहे इंटरकास्ट हो, परिवार प्रणाली तो वैसे ही बनेगी। ये दोनों, इनका बच्चा होगा, जब शादी हो जाएगी इनका भी बच्चा होगा, फिर आगे इनकी भी कहीं शादी होगी तो और बच्चा होगा। परिवार प्रणाली तो चलती ही रहेगी दोस्त, इंटरकास्ट मैरिज हो अथवा ना हो। तो बोलेंगे ये तो गलत है, ये दोस्त गलत है। दूसरा वाला, पहला वाला सही है। तो बोलेंगे केवल और केवल एक तर्क मजबूत है, यानी कि अगर इंटरकास्ट मैरिज शुरू हो जाए तो ये जो जाति व्यवस्था में बटे हुए लोग हैं ये समाप्त हो जाएंगे। अच्छे से याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, एक बेहतरीन सा क्वेश्चन।
साथियों एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है, इसके बारे में आप सभी प्यारे साथी बता देंगे क्या होगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। कह रहा है निम्न संख्या श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी। तो ऐसे प्रश्न को क्या करना होता है, नंबर पास पास के हैं क्या, क्या नंबर पास पास के हैं, 315, 317, 322, 329, 340। हाँ ये तो यार पास पास के नंबर है, पास पास के हैं तो इनका अंतर सीधा चेक कर लो। यहाँ पर दोस्त 2 का अंतर है, यहाँ पर देखने जाओगे तो 5 का अंतर है, ठीक है 5 का है, क्या 5 का है, 17 5 22, 15 2 17, 17 5 22 बिल्कुल है। आगे वाला देखो, आगे वाला 22 और 7 29 कितना है, 22 और 7 29, 22 7 29 है क्या, जल्दी से बताओ, 22 7 29 बिल्कुल है। आगे देखो 29 और 11, 29 और 11 दोस्तों, 29 11 क्या हो जाएगा, 29 11 आप लोगों का क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे सर 40 हो जाएगा। 29 11 40, तो अगला क्या आना चाहिए, नीचे से चेक करो, यहाँ पर देखो कितने का है, 3 का है, यहाँ पर कितने का, 2 का, यहाँ पर कितने का, 4 का, तो अगला क्या होना चाहिए दादा, जल्दी से बताओ। क्या इसमें हम 13 जोड़ दें, क्या हम इसमें 13 जोड़ दें, अभाज्य का अगर पैटर्न चल रहा है तो क्या हम 13 जोड़ सकते हैं, जल्दी से बता देंगे आप लोग, सभी प्यारे दोस्त बता देंगे, क्या हम 13 जोड़ के 353 बना दें, जल्दी से बताएं। तो आप लोग क्या बोलेंगे दोस्त, आप बोलेंगे सर बिल्कुल हाँ 13 जोड़ दीजिए, तो 340 में 13 जोड़े, 340 प्लस में 13, 3 आएगा, 5 आएगा, 3 आएगा दोस्त, 353 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 353 बिल्कुल सही है। 13 क्यों जोड़ा है सर, चूंकि 2 एक अभाज्य संख्या है, 5 एक अभाज्य संख्या है, 7 एक अभाज्य, 11 एक अभाज्य, तो अगली अभाज्य सीरीज में आती है 13, इसलिए साथियों हमने 13 जोड़ा है, और इसलिए 13 जोड़ने के कारण हमारा विकल्प नंबर बी क्या है, सही जवाब है। इसको आप लोग अच्छे से याद रख लेंगे, बेहतरीन सा क्वेश्चन है दोस्त। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का है, अगला क्वेश्चन एक बेहतरीन सा कोडिंग डिकोडिंग का है, इसका बता देंगे। कह रहा है CHORUS को अगर PIDTVS लिखा जाता है तो सिंगर का कोड क्या होगा। तो चलिए लिखते हैं इसको सीधा सा लिखते हैं, जल्दी से बताओ। तो क्या इसका प्लेस वैल्यू लिख दें, 3 होता जाएगा, 3 के बाद दोस्त 8 हो जाएगा, 8 के बाद क्या है 15 हो जाएगा, 1 मिनट, 8 के बाद क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, 15 के बाद हो जाएगा 18, 18 के बाद हो जाएगा 21, 21 के बाद हो जाएगा दोस्त 19। ठीक है, इस तरह से हमारी प्लेस वैल्यू लिखी गई है। और ये प्लेस वैल्यू लिखी कैसे है, तो दोस्त पहले तो 16 लिखी है, 16 के बाद में लिखी है 9, 9 के बाद में क्या लिखी है दोस्त 4, ठीक है 4 के बाद में 1 मिनट, 9 के बाद लिखी है 4, 4 के बाद लिखी है दोस्त आपकी 20 मतलब T20, और 22 मतलब आपका V, और दोस्त आपका 19 मतलब S। तो हमने सारी की सारी प्लेस वैल्यू लिख दी है, सारी की सारी प्लेस वैल्यू लिख दी है। तो लॉजिक क्या है दोस्त, लॉजिक को समझेंगे, एक बेहतरीन सा लॉजिक है क्रॉस पैटर्न का। क्रॉस पैटर्न का बहुत ही बेहतरीन लॉजिक है दोस्त। क्रॉस पैटर्न में हर बार में +1 हो रहा है, क्रॉस पैटर्न में क्या हो रहा है सर, आप बोलेंगे हर बार में +1 हो रहा है, हर बार में प्लस, 15 1 16, 8 1 9 और 3 1 4। ठीक है, इस तरह से यहाँ भी देख लो 19 1 20, 21 1 22 और 18 1 19, हर किसी में 1 जुड़ रहा है। तो क्यों ना क्रॉस पैटर्न इसको भी चला दें दोस्त, आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल चला देंगे, इस तरह से क्रॉस पैटर्न इसको चला देंगे, जल्दी से बताओ। तो क्या आना चाहिए साथियों, सब 1 मिनट, सबसे पहले क्या आना चाहिए, सबसे पहले पीछे वाला देखो एन में अगर 1 जुड़ेगा तो ओ आना चाहिए, क्या आना चाहिए ओ से शुरुआत होगी तो सही होगा, तो ये 2 गलत हो गए। इसके बाद क्या आएगा दोस्त, इसके बाद आपका आई में 1 जोड़ेगा जे आ जाएगा, एस में 1 जोड़ेगा टी आ जाएगा, बताओ। इसके बाद एस को देखो, एस जी और ई इस तरह से रहेंगे, तो एस में 1 आर में 1 जोड़ेगा तो एस आ जाएगा, टी के बाद एस आना चाहिए, देखो यहाँ पर टी के बाद एम है, तो आपका सही जवाब क्या होगा सर, विकल्प नंबर डी। विकल्प नंबर डी दोस्त आपका बिल्कुल सही जवाब है, इसको आप लोग अच्छे से याद रख लेंगे। देखो OJTS आना चाहिए, यहाँ पर तो OGTM था, इस कारण ये वाला गलत हो गया बी नंबर का, आपका विकल्प नंबर डी सही है। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़ेंगे, एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है आप सभी के सामने, रैंकिंग का बोल सकते हैं। कह रहा है लड़कों की एक पंक्ति में रवि बाएं छोर से 90 पर है, प्रवीण दाएं छोर से 5वें पर है। यदि रवि और प्रवीण के बीच में 7 लड़के हैं तो पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए दायां कौन है बायां कौन है। आपके राइट हैंड की तरफ होता है दोस्त दायां, और लेफ्ट हैंड की तरफ क्या होता है बायां होता है। ठीक है, इस बात को याद रखो। तो पहले में बोला रवि बाएं छोर से, रवि बाएं छोर से कितने नंबर पर है, तो बोलेंगे सर 9 नंबर पर है, कितने पर 9। और जो आपका प्रवीण है वो दाएं छोर से कितने पर है, तो बोलेंगे सर प्रवीण दाएं छोर से 5वें नंबर पर है। क्या बोला है, इन दोनों के बीच में कितने लड़के हैं दोस्त, इन दोनों के बीच में क्या बोला है, यदि रवि प्रवीण के बीच में 7 लड़के हैं तो इन दोनों के बीच में 7 हैं। तो बताओ यहाँ तक 9 हो गए, यहाँ तक आपके 5 हो गए और बीच में 7, तो सभी को जोड़ देंगे, खत्म काम हो जाएगा। 9 5 14, 14 7 21, टोटल नंबर ऑफ जो स्टूडेंट आएंगे वो साथी 21 आ जाएंगे। क्वेश्चन में यही पूछा है कुल पंक्ति में लड़के कितने हैं, टोटल जो नंबर ऑफ बॉयज आएंगे वो क्या आएंगे आपके 21,
चूंकि देखो 5 ये जोड़ा, 7 ये जोड़ा, 9 ये जोड़ा, 7 5 12 9 21, 21 हो रहा है दोस्त। यही आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है। ये भी आपका डायरेक्शन एक डिस्टेंस का बेहतरीन सा क्वेश्चन है। कह रहा है दोस्तों, अमल और सुबीर शाम के समय एक दूसरे के सामने खड़े हैं और बातें कर रहे हैं। यदि छाया सुबीर के सामने है, यदि उनकी छाया सुबीर के सामने है, किसके सामने है? सुबीर के सामने है। और दोस्तों कहा है अमल किस दिशा की ओर मुख करके खड़ा है। तो देखो इसको समझना होगा आप लोगों को। सबसे पहले बोला है शाम के समय, तो शाम के समय जो सन होगा, जो सूरज महाराज होंगे वो कहाँ पर होंगे साथियों? वो आपके कहाँ पर हो जाएंगे? तो बोलेंगे सर पश्चिम में हो जाएंगे। और इनकी जो छाया होगी वो कहाँ पर निर्धारित है? अगर सूर्य पश्चिम में है तो छाया पूर्व में है, अगर सूर्य पूर्व में है तो छाया कहाँ पर? पश्चिम में। लेकिन बोला है उनकी जो छाया है, उनकी यानी दोनों की जो छाया है सुबीर के सामने है। किसके सामने है? ये सुबीर, S4 सुबीर के सामने छाया बन रही है दोनों की। तो कह रहा है क्या क्या बोला है कि मुख करके कौन खड़ा है? अमल किस दिशा में मुख करके खड़ा है? तो भैया बातें तो आमने सामने मुख करके कर रहे थे, एक दूसरे के सामने खड़े थे। तो एक का सुबीर का मुख अगर पूर्व में है तो दूसरे का कहाँ पर? पश्चिम में हो जाएगा। दूसरे का पश्चिम में हो जाएगा और दूसरा कौन हो जाएगा? A4 अमल हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? A4 अमल यानी अमल हो जाएगा। इस बात को याद रखो। तो आपका सही जवाब क्या होगा दोस्त? पश्चिम में हो जाएगा। अमल का मुँह पूछा है, अमल का जो मुँह बनेगा दोस्त वो पश्चिम दिशा में हो जाएगा। इस बात को याद रखेंगे। देखो एक बार फिर से समझ लो। बोला है अमल और सुबीर एक शाम को एक दूसरे के सामने खड़े हैं, ठीक है, हमने मान लिया। कह रहा है उनकी छाया सुबीर के सामने। भैया शाम को सूरज पश्चिम में, छाया तो बनेगी पूर्व में, लेकिन जो दोनों की छाया बन रही थी वो किसके सामने थी? सुबीर के सामने थी। तो हमने सुबीर के सामने क्या बना दी? इन दोनों की छाया बना दी। और दोस्त अमल की दिशा जो हो जाएगी वो पश्चिम हो जाएगी। अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला क्वेश्चन कथन और निष्कर्ष का है। एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है, कथन को पढ़ो, निष्कर्ष बनाओ। कह रहा है सभी शिक्षक लड़के हैं। जितने भी साथियों शिक्षक हैं, जितने भी टीचर हैं, ऑल टीचर क्या हैं? बॉयज हैं। ऑल टीचर क्या हैं? हम लोगों के बॉयज हैं। इस बात को याद रखेंगे। आगे पढ़ो। कुछ लड़के छात्र हैं, कुछ बॉयज क्या हैं? स्टूडेंट हैं। तो इस तरह से कुछ बॉयज को क्या बना देंगे? इतने इतने से जो बॉयज होंगे इनको हम बना देंगे स्टूडेंट। निष्कर्ष को पढ़ेंगे। कह रहा है दोस्तों कुछ छात्र लड़के हैं, कुछ छात्र मतलब कुछ स्टूडेंट बॉयज हैं। हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है दोस्त, सामने दिखाई दे रहे हैं। आगे देखो, कुछ शिक्षक छात्र हैं। क्या टीचर और आपका छात्र का संबंध, यानी कि टीचर ये रहा, स्टूडेंट ये रहा, इन दोनों के बीच में कोई संबंध बन रहा है? क्या बन रहा है बताओ? इतना बड़ा सा ये गैप दे रखा है, कैसे बन रहा है भैया? नहीं बन रहा है तो इसको काट दो। क्या बोला है? कुछ शिक्षक छात्र हैं, शिक्षक छात्र नहीं बनेंगे साथी, शिक्षक छात्र नहीं बने। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। पहले बोला था सभी शिक्षक लड़के हैं, तो हमने सभी शिक्षक को लड़के बना दिया। और बोला कुछ लड़के छात्र हैं, तो कुछ लड़के छात्र हो गए। क्वेश्चन में बोला कुछ छात्र लड़के हमने बना दिया, बन जाएंगे सर। दूसरे वाले में बोला कुछ शिक्षक छात्र हैं, हम बोलेंगे नहीं बनेंगे। और नहीं बनेंगे तो इस स्थिति में हम बोल देते हैं केवल एक निष्कर्ष सहमत है। ओनली वन कंक्लूजन आर फॉलोड। इस बात को याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 14वें नंबर का। इसमें क्या बोला है? उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस तरह से दूसरा पद पहले से संबंधित है। देखो एक बेहतरीन सा दोस्त क्वेश्चन है, एक बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन। क्वेश्चन को बताएंगे 258 अगर 80 लिखा जाता है तो 369 क्या लिखा जाएगा? जल्दी से बता दो सभी प्यारे दोस्त, बता देंगे 369 क्या लिखा जाएगा? जल्दी से बताओ। देखो 258 को कैसे लिख सकते हैं, तो आप इसका सीधा सा लॉजिक समझिएगा। ये लिखा है 258, 258 को लिखा क्या है दोस्त? 80 लिखा है। और कैसे लिखा है? बहुत ही प्यारा लॉजिक। 2 गुणा में 5 और गुणा में 8, 8 45 दूनी 80। जो भी डिजिट दे रखे थे सभी का क्या कर देना? मल्टीप्लाई। ठीक उसी प्रकार देखो 369 दे रखा है तो बोलेंगे 3 गुणा में 6 गुणा में 9, तो 6 तिया 18, 18 18 में 162। कितना हो जाएगा? 6 तिया 18, 18 में 162। 162 कहाँ पर है सर? एक नंबर के विकल्प में है। ए नंबर के विकल्प में है तो यही सही जवाब है। इसके अलावा क्या कोई सही जवाब है? बिल्कुल नहीं है। तो सही जवाब क्या है दोस्त? विकल्प नंबर 1। क्वेश्चन मार्क का स्थान कौन सा लेगा? विकल्प नंबर 1। ठीक है, अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला प्रश्न आपका ब्लड रिलेशन का है, कोडिंग ब्लड रिलेशन का। एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है और ऐसे लगभग प्रश्न हमने आपसे करवाए हैं आपके सामने। आप बिल्कुल भी अब नहीं घबराएंगे। बोला है ए प्लस बी का अर्थ ए बी का पिता है, ए माइनस बी का अर्थ ए बी की बहन है, ए क्रॉस बी का अर्थ ए बी का भाई है, और ए डिवाइडेड बी का अर्थ क्या है? ए बी की बेटी है। कह रहा है यदि आर प्लस एस क्रॉस टी माइनस यू वी और डिवाइड यू का मान क्या होगा ये बताना है। और यू का एस का यू से क्या संबंध है? एस का यू से क्या संबंध? तो देखो पहली लाइन को पढ़ो और बनाना शुरू कर दो। प्लस है तो आगे वाला पीछे वाले का पिता है। सबसे पहले बोला है आगे वाला जो है दोस्त, आगे वाला आर पिता है, पीछे वाले किसका दोस्त? याद रखेंगे एस का। आगे क्या बोला है? क्रॉस। क्रॉस का मतलब है आगे वाला पीछे वाले का भाई है। देखो एस क्रॉस टी है तो एस क्रॉस टी आगे वाला पीछे वाले का भाई है, तो भैया एस भाई हो जाएगा किसका? पीछे वाले टी का। इसको याद रख लो। आगे बोला आगे वाला पीछे वाले का क्या है?
आगे वाली पीछे वाले की बहन है। देखो a माइनस बी आगे वाली पीछे वाले की बहन है, तो आगे वाली बहन कौन है? टी बहन है। पीछे वाले किसकी? तो दोस्तों याद रखेंगे वी की। आगे क्या बोला? डिवाइड। डिवाइड का मतलब है आगे वाली पीछे वाले की बेटी है। भैया आगे वाली कौन आ गई? वी। किसकी बेटी है? यू की बेटी है, तो इनकी शादी करवा दो। आर की शादी यू से करवा दो, यू हो जाएगी महिला, चूंकि आर पुरुष हो चुका है। तो बेटी कौन बनी थी? आपकी दोस्त बनी थी वी। क्या बनी थी? वी बेटी बनी थी। क्वेश्चन में पूछा है तो एस का यू से क्या संबंध है? एस का यू से लगा है यू के साथ, तो यू क्या बोलेगी एस को? यू बोलेगी मेरा पुत्र है। क्या बोलेगी? मेरा बेटा है। भैया क्या बोलेगी? बेटा है, तो बेटा विकल्प नंबर 1 में। फिर से समझ लो अगर नहीं आया है। आर प्लस एस का मतलब था आगे वाले पीछे वाले के पिता है, तो हमने आर प्लस एस का मतलब आगे वाला पीछे वाले का पिता बना दिया। फिर क्रॉस का मतलब आया कि आगे वाला पीछे वाले का भाई है, तो हमने एस को टी का भाई बना दिया। फिर आगे मतलब आया यहाँ पर किसका? आगे मतलब आया माइनस का, तो आगे वाली पीछे वाले की हमने बहन बना दी। उसके बाद बोल रहा है कि आगे वाली जो दोस्त आगे वाली जो है वो पीछे वाले की पुत्री है, तो आगे वाली कौन बची थी? आपके पास वी बची थी। किसकी पुत्री? यू की पुत्री, तो हमने बना दिया। क्वेश्चन में पूछा यू से क्या संबंध है एस का? यू से लगा है यू के साथ, तो यू बोलेगा एस को बेटा। इस बात को याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर आपके सामने कौन सा है? 16वें नंबर का। अच्छा सा क्वेश्चन है, इसका सभी प्यारे दोस्त उत्तर बता देंगे। कह रहा है ए का अर्थ प्लस है, बी का अर्थ क्रॉस है, सी का अर्थ माइनस है, डी का अर्थ भाग है, तो निम्नलिखित व्यंजक का मान क्या होगा? तो ऐसे व्यंजक में हमने बताया है बिना वाक्य क्या बोलते हैं, बिना प्रतीक के लिखना शुरू कर दो नंबर। तो यहाँ पर हो जाएगा 25, 1 मिनट। यहाँ पर दोस्त हो जाएगा 25 और उसके बाद क्या हो जाएगा 21। 21 के बाद क्या हो जाएगा? जल्दी से बताओ। 21 के बाद क्या हो जाएगा? तो बोलेंगे 21 के बाद हो जाएगा 7, 7 के बाद क्या हो जाएगा 3 और 3 के बाद क्या हो जाएगा 4। सभी प्रतीकों को बदल देंगे। पहले प्रतीक सी का अर्थ क्या था? सी का अर्थ था माइनस, तो हमने माइनस लगा दिया। डी का अर्थ क्या है? डी का अर्थ भाग है, तो हमने भाग लगा दिया। ठीक है। उसके बाद क्या बोला? बी का अर्थ क्या है? गुणा है, तो हमने गुणा लगा दिया। आगे क्या बोल रहा है? ए का अर्थ क्या है? प्लस, तो प्लस लगा दो। इस तरह से बस इसमें बोर्ड मास लगाना है, कुछ नहीं करना है। काटा पीटी करो बोर्ड मास का प्रयोग करके। 7 या 21, तो 25 माइनस में 3 और गुणा में 3, ठीक है, और प्लस में 4, इस तरह से। तो 25 यहाँ पर हो जाएगा 25 4 29, प्लस प्लस के जोड़ लो, तो 25 4 29, 29 में से जाएगा 9, 29 में से 9 जाएगा तब बचेगा 20। क्या बचेगा? 20। और जब 20 बच जाएगा तो विकल्प नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब। क्या हो जाएगा साथी? विकल्प नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। इस बात को याद रख लेंगे। अगले प्रश्न में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर आपके पास है कौन सा? 17वें नंबर का। 17वें नंबर के जो प्रश्न में बोला गया है इसको समझना होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा है दिए गए विकल्पों में से उन संख्याओं का चयन करें जिन्हें निम्न गलत समीकरण को सही करने के हेतु आपस में परिवर्तित किया जाना आवश्यक है। तो क्या बोले? 16 और 3 को बदल दें। जल्दी से बताओ। 16 और 3 को बदल के देखते हैं। पहले ही विकल्प से उठाएंगे, बहुत जल्दी करेंगे। 16 के स्थान पर 3 रखो, 16 के स्थान पर 3 माइनस का 6 और प्लस का 12 गुणा का 16 और यहाँ पर डिवाइड का कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पर काटो, 4 चौके 16, 12 चौके 48, 12 चौके 48, 48 3 51, 51 में से जाएगा 6, 51 में से जाएगा 6, तो बोलेंगे कितना बचा सर? 45 बचा। 45 तो कभी 18 के बराबर होता नहीं है, मतलब क्या है? ये वाला गलत है। विकल्प नंबर 1 उड़ा दो भैया, गलत हो गया। आगे देखो दूसरा बदलो, 6 को 3 से बदल दो, तो 16 के बाद माइनस का 3 और प्लस का 12 और गुणा का 6, तो भैया 12 छक्के 72, यहीं पे ज़्यादा हो जाएगा। एक बार फिर से देख लो। और डिवाइड का 4 है, तो यहाँ पर 4 सीधा सा रख दो। ये डिवाइड का 4 था, ये हमने 6 के बटे में रख दिया। 4 से काटो, 4 तिया 12, 4 तिया 12 करेंगे। 1 मिनट, क्या आ रहा है दोस्त? 4 तिया 12 करेंगे, 16 में से 3 जाएगा 13 और दोस्तों 6 तिया हो जाएगा 18, तो दोस्त 31 आ रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर 31 आ रहा है, तो 2 विकल्प उड़ गए, यानी कि 2 विकल्प गलत हो गए। और भी आगे चेक करो। आगे चेक करने जाएंगे, 12 को 4 से बदलो, तो 16 माइनस का 6 प्लस का 4 गुणा का 3 और भागित का कितना है 12। क्या कट रहा है दोस्त? जल्दी से बताओ क्या कट रहा है? 1 मिनट काट के देखते हैं। भागित का 12 है, तो 3 के बटे में 12 कर दो। 3 के बटे में 12, 3 एकंजा, रुको, 3 एकंजा 3, 3 चौके 12, 4 से कटेगा 4, 16 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा? 16 में से 6 जाएगा तो 10 बचेगा। 10 18 के बराबर नहीं होता है। कहने का मतलब है 3 विकल्प गलत हो गए। क्या अब आगे चेक करोगे? 3 विकल्प जब गलत हो गए तो क्या आगे चेक करोगे? आप बोलेंगे नहीं करेंगे। हम लेकिन करवा के बता देंगे आपको। एग्जाम में नहीं करना, जब 3 गलत हो जाए चौथा ऑटोमेटिक लगा के भाग जाना है। तो देखो 4 को बदलना है 6 से, तो हम क्या करेंगे 16 और यहाँ पर माइनस का 4 और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस का क्या हो जाएगा 12, गुणा का कितना हो जाएगा 3 और डिवाइड का क्या हो जाएगा दोस्त? यहाँ पर 6 हो जाएगा। अब देखो तो यहाँ पर क्या बोलेंगे 16 माइनस का दोस्त 4 प्लस का 12 और गुणा का 3 बटे में 6, तो काटेंगे 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, तो 16 और माइनस में कितना 4 और प्लस में 3 दूनी 6, 16 6 22, 22 में से जाएगा, देखो 16 6 22, 22 में से 4 जाएगा तो 18। यहाँ पर आ जाएगा LHS इज इक्वल टू RHS।
18 बराबर 18 आपका विकल्प नंबर 4 से आया है, इस बात को याद रखेंगे। यही इसका सही जवाब हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए चलते हैं साथियों आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने क्वेश्चन नंबर 18 है। अगला कौन सा नंबर का क्वेश्चन है? 18वें नंबर का है। कह रहा है निम्नलिखित 4 शब्द युग्मों में से 3 शब्द किसी न किसी तरह से समान है और एक शब्द युग्म असमान है। असमान शब्द युग्म की पहचान करें। तो दोस्तों लिखा है चिकित्सक की छुरी सर्जन से संबंधित है, छैनी मूर्तिकार से संबंधित है, निहाई लोहार से संबंधित है, कागज पुस्तक से संबंधित है। तो बताओ क्या होगा इसका बिल्कुल सही विषम जवाब। तो आप बोलेंगे सर चिकित्सक की छुरी मतलब डॉक्टर जो अपनी कैंची रखता है, ये सर्जन वाली कैंची की बात कर रहा है, तो डॉक्टर के पास होगी। मतलब एक तरफ व्यक्ति दे रखा है, दूसरी तरफ उसका औजार है। एक तरफ व्यक्ति है, दूसरी तरफ उसका औजार है, फिर भी एक तरफ व्यक्ति, दूसरी तरफ उसका क्या है? औजार। लेकिन भैया यहाँ पर तो दोनों के दोनों निर्जीव है, इसमें व्यक्ति आया ही नहीं है। विकल्प नंबर 4 में तो व्यक्ति आया ही नहीं है। बताओ क्या बोलेंगे सर? विकल्प नंबर 4 में जब नहीं आया है तो यही इसका क्या है? विषम उत्तर है, इस बात को याद रखेंगे। यही इसका असमान उत्तर है। देखो सर्जन क्या होता है? डॉक्टर होता है। क्या मूर्तिकार क्या होता है? आप बोलेंगे कल ही बताया था मूर्तिकार के बारे में। ये क्या है? लोहार होता है। ये सारे के सारे व्यक्ति होते हैं, लेकिन पुस्तक क्या एक व्यक्ति होती है? जल्दी से बताओ। नहीं होती है भैया। तो विकल्प नंबर क्या हो जाएगा? आपका 4 गलत हो जाएगा। अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला प्रश्न सीरीज का एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आप लोग बिल्कुल सही जवाब बताएंगे, जल्दी से प्यारे दोस्त बता देंगे सभी लोग। तो क्या करें इसमें? क्या देख सकते हैं? 36 9 45 45 और 45 18 18 63 18 और 27 हो सकता है दोस्त। देखो एक लॉजिक पता चल रहा है इस प्रश्न का। इस प्रश्न का एक बेहतरीन सा लॉजिक पता चल रहा है। आप इसको बताएंगे जब तक, तब तक मैं इसको बता देता हूँ। आप जब तक कमेंट में बताएंगे तब तक मैं इसको बता देता हूँ। तो 36 में अगर जोड़ते हैं 9, 36 में 9 जोड़ेंगे 45, 45 में जोड़ेंगे दोस्त 18, 63 हो जाएगा। देखो 5 और 8 जोड़ेगा 13, यूनिट डिजिट 1 हो जाएगा, सॉरी यूनिट डिजिट 3 हो जाएगा, और 4 1 5 1 6 तो 63 हो जाएगा। आगे देखो, आगे देखेंगे दोस्त 27 जोड़ रहा है। आगे देखो कितना जोड़ रहा है, आगे वाले में देखो यहाँ पर 90 से 126 तो 10 सीधा ये, और 26 वो तो 36 यहाँ पर जुड़ रहा है। तो अगला वाला देखो, अगला वाला क्या 45 जुड़ रहा है। अगर अगला वाला 45 जुड़ रहा है तो अगला वाला दोस्त आपका 54 भी जुड़ना चाहिए। कितना भी जुड़ना चाहिए? तो बोलेंगे सर 54 भी जुड़ना चाहिए। तो अगर 54 जुड़ेगा दोस्त फिर क्या होना चाहिए? 54 जुड़ेगा तो हम लिखेंगे 171 और प्लस में 54। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 7 5 12 की 2 और 1 1 2 मतलब 225। आपका सही जवाब क्या होगा सर? 225, जो कि विकल्प नंबर 4 में है। कैसे किया है सर? ये कैसे किया है? तो 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौके 36, 9 पना 45, 9 छक 54, इस तरह से जुड़ रहा है। 9 का पहाड़ा चल रहा था, 9 का टेबल चल रहा था। तो आपका 171 में जैसे ही 54 जुड़ेगा साथियों क्या हो जाएगा? आप बोलेंगे सर 225 हो जाएगा। यही सही जवाब है। अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला प्रश्न सीरीज का एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है। ऐसी सीरीज हमने आप लोगों को लिए करवाई है, कई बार करवाई है और बार बार करवाते आ रहे हैं, ताकि आपके एग्जाम में आए, आप गलत करके ना आए। तो ऐसी सीरीज में क्या करना होता है? पहले का संबंध पहले से। दोस्त पहले का संबंध पहले से हमेशा याद रखना है। अगर आप पिछली क्लासेस देखें तो आप तुरंत इसका उत्तर बता देंगे। तो पहले का संबंध पहले से, टी में से अगर दोस्त 2 घटा देंगे, आर बचेगा 18, 18 में से 2 जाएगा 16, 16 में से 2 जाएगा 14, 14 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 12, और 12 पर जो प्लेस वैल्यू आती है वो एल आता है दोस्त। एल आता है, आगे चेक ही नहीं करना है, एक ही विकल्प है, एक ही विकल्प है। बढ़ जाओ अगले प्रश्न की तरफ। एल और के सही होगा, एल और के होगा सही। देखो यहाँ पर भी 2 घट रहा है, फिर 2 घटेगा, फिर 2 घटेगा, तो अगला वाला भी 2 घट के आ जाएगा। एल और के बिल्कुल सही जवाब है, विकल्प नंबर 4। अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला प्रश्न भी दोस्त एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है। इसका सभी प्यारे साथी उत्तर बता देंगे क्या होगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। कह रहा है एक कोड भाषा में फ्रेंड को ये लिखा जाता है, तो पीस का कोड क्या होगा? तो देखो हम क्या करते हैं, इसको फ्रेंड को लिख के देखते हैं। FRIEND ये हो जाता है हमारा फ्रेंड। जल्दी से बताएंगे। आप बोलेंगे बिल्कुल सर हो जाता है। अब इसमें करना क्या है? इसमें करना क्या है? इसका कोड लिखना है। क्या लिखा गया है? इसको लिखा है दोस्त जी के बाद क्या लिखा है? क्यू के बाद क्या लिखा है दोस्त? बोलेंगे जे। फिर क्या लिखा है दोस्त? डी। फिर क्या लिखा है दोस्त? उसके बाद ओ के बाद क्या लिखा है? आपका सी। इस तरह से लिखा गया है। तो अगर लॉजिक की बात करते हैं तो लॉजिक तो कुछ ना कुछ पता चल रहा है। मतलब 6 में 1 जोड़ दें 7 हो जाएगा, 18 में 1 घटा दें 17 हो जाएगा, 9 में 1 जोड़ दें 10 हो जाएगा, और 5 में 1 घटा दें 4 हो जाएगा, 14 में 1 जोड़ें 15 हो जाएगा, और 4 में 1 घटा देंगे तो 3 हो जाएगा। कहने का मतलब है दोस्त, एक बार गौर से समझो। एक बार साथियों प्लस का 1 चल रहा है, एक बार प्लस का 1, एक बार माइनस का 1, फिर से प्लस का 1 और फिर से माइनस का 1, फिर से प्लस का 1 और फिर से माइनस का 1। इस तरह का लॉजिक है। इस तरह से समझ लो दोस्त। पहले +1 -1, पहले +1 फिर -1। तो करेंगे क्या? जल्दी से बताओ। पहले +1 और बाद में -1 करेंगे। तो इस तरह से देखो, यहाँ पर +1, यहाँ पर +1 फिर -1, फिर +1 फिर -1 फिर +1। तो दोस्तों लास्ट वाले में +1 होगा ना? जल्दी से बताओ।
लास्ट वाले में क्या होगा, +1 होगा। देखो गौर से फिर से समझ लो अगर नहीं आया है समझ में। देखो पी में अगर 1 जोड़ेंगे, पहली लाइन में तो हमें 1 जोड़ना है तो क्यू आना चाहिए। क्या आना चाहिए, क्यू आना चाहिए, तो एक विकल्प उड़ा दो। इसके बाद देखो इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद ई में 1 घटाएंगे, पहली बार जोड़ा तो दूसरी बार में घटेगा, और ई में 1 घटेगा तो डी आना चाहिए। देखो डी नहीं आ रहा है विकल्प नंबर 3 में, इसको उड़ा दो। इसके बाद ए में 1 जोड़ना है, ए में 1 जोड़ना है तो बी आएगा। डी के बाद क्या आएगा, बी आएगा, और डी के बाद बी देखेंगे दोनों में दे रखा है। सी में से 1 अब की बार में घटेगा, 1 घटेगा सी में से तो फिर से बी आ जाएगा, मतलब डबल बी आएगा, तो 1 नंबर का गलत है, विकल्प नंबर 4 सही है। 1 नंबर का गलत हो जाएगा, विकल्प नंबर 4 सही है। और ई में 1 जुड़ जाएगा दोस्त, ई में 1 जुड़ जाएगा तो एफ आ जाएगा। तो क्यू डी डबल बी एफ, क्यू डी डबल बी एफ आप देख रहे हैं विकल्प नंबर 4 को बिल्कुल सही जवाब दे रखा है। अगले प्रश्न में दोस्तों चलते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 22 है, और यहाँ पर आपको तार्किक क्रम यानी तार्किक व्यवस्था का क्वेश्चन दिया गया है। तार्किक व्यवस्था का क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको इनको सेटिंग करना है, यानी कि अरेंज करना है तार्किक क्रम में। जल्दी से बता देंगे। लिखा है पहले नंबर में प्यूपा, फिर क्या लिखा है दोस्त, मृत्यु, फिर लिखा है लार्वा, फिर लिखा है तितली, फिर लिखा है अंडा। तो सबसे पहले क्या आएगा, यहां पर दोस्तों आपको तितली का एक जीवन चक्र दे रखा है। किसका जीवन चक्र, तो बोलेंगे तितली का। सर तितली में सबसे पहले क्या होता है, तितली जो होती है वो अंडा देती है सबसे पहले। अंडा देने के बाद क्या होता है दोस्त, अंडा देने के बाद क्या होगा, जल्दी से बता दो। अंडा देने के बाद की बात करेंगे तो फिर दोस्त आपका लार्वा बनता है। क्या बनता है, आपका अंडा देने के बाद दोस्त लार्वा बनता है। लार्वा बनने के बाद क्या बनता है दोस्तों, प्यूपा बनता है। क्या बनता है, प्यूपा बनता है। प्यूपा बनने के बाद एक तितली विकसित रूप से होती है। क्या होती है, एक आपकी विकसित रूप से तितली बनती है, तितली। उसके बाद क्या होता है दोस्त, उसके बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। बताओ इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो क्या बोलेंगे सर, आप लोग जल्दी से बता दो क्या बोलेंगे, जल्दी से बता देंगे कौन सा विकल्प आना चाहिए। तो पहले नंबर से नहीं, 5वें नंबर से शुरुआत होगी। 5वें नंबर से शुरुआत होगी तो 2 विकल्प उड़ा दो। 5वें के बाद तीसरा आएगा तो तीसरा दोनों में दे रखा है। उसके बाद 1 नंबर का आएगा तो दोनों में दे रखा है। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद 4 नंबर का आएगा। तो 4 नंबर का देखो विकल्प नंबर कौन से में है, 2 नंबर के विकल्प में है। यहाँ पर तो 4 लास्ट में था, ये तो गलत हो जाएगा। आपका विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब है साथियों, विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही है। और देखो 2 अंत में आ रहा है, मृत्यु तो सबसे अंत में आती है, चाहते तो पहले ही कर सकते थे, लास्ट चेक कर सकते थे। मृत्यु से एक ही विकल्प था, लास्ट का 2। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने 23 नंबर का प्रश्न है, इसके बारे में बता देंगे सभी साथी। क्वेश्चन नंबर 23 लिखा गया है, उन पासों का चयन करें जिन्हें दी गई सीट को रेखाओं पर मोड़कर बनाया जा सकता है। एक बेहतरीन सी ये सीट दे रखी है, यानी ओपन डाइस है। ओपन डाइस को प्रयोग करके हमें क्या बनाना है, आपका डाइस बनाना है, एक क्लोज डाइस। तो हमने बताया है दोस्तों आप लोगों को बताया है प्रत्येक तीसरा पद क्या होता है, एक दूसरे के अपोजिट होता है। दोस्त प्रत्येक तीसरा पद क्या होता है, एक दूसरे के अपोजिट होता है, इस बात को याद रख लेंगे। तो क्या बोलेंगे सर, 3 के जो अपोजिट आएगा, 3 के जो अपोजिट आएगा वो 5 आएगा, और 2 के जो अपोजिट आएगा, 2 के जो अपोजिट आएगा वो दोस्त कितना आएगा, आप बोलेंगे 6 आएगा। और 1 के जो अपोजिट आएगा साथियों, 1 के जो अपोजिट आएगा वो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो देखो जहां पर अपोजिट दे रखे हैं वो नहीं बनाया जा सकता है, बाद बाकी जहां पर अपोजिट नहीं है वो बना सकते हैं। तो देखो क्या 1 2 3 1 2 3 अलग अलग दे रखे हैं, देखो 1 दे रखा है, 2 दे रखा है, 3। विकल्प नंबर ए बनाया जा सकता है। ठीक है, विकल्प नंबर ए बनाया जा सकता है। अगला वाला देखो 4 6 5, 4 और 6 और 5, 4 6 5 मतलब ये भी वाला भी बनाया जा सकता है। विकल्प नंबर बी भी बन सकता है। आगे देखो 1 और 4 अपोजिट है, और इसमें 1 और 4 साथ में दिख गए तो ये नहीं बना सकते हैं, ये वाला दोस्त नहीं बना सकते हैं। क्वेश्चन में आगे देखो 2 और 6 अपोजिट है, इसमें साथ में दिख गए तो ये वाला भी नहीं बना सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या बोलेंगे आप लोग, आप बोलेंगे सर ए और बी, ए एंड बी नाम के जो पासे हैं ये दोनों बना सकते हैं, जबकि बी और सी नहीं बना सकते हैं। तो विकल्प नंबर ए बन जाएगा, विकल्प नंबर बी बन जाएगा। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला क्वेश्चन आपके पास 24 नंबर का है, इसके बारे में सभी प्यारे दोस्त बता देंगे। कह रहा है साथियों, वह वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच में सर्वोत्तम रूप से संबंध दर्शाता है। बता देंगे कौन सा संबंध, ये 3 शब्द दे रखे, हवा महल, जयपुर और राजस्थान। क्या दे रखा है दोस्त, हवा महल, जयपुर और राजस्थान। तो क्या बोलेंगे दोस्त, सबसे पहले आपका हवा महल आएगा। क्या आएगा दोस्त, सबसे पहले आएगा हवा महल। और ये हवा महल कहाँ पर है, आप बोलेंगे सर ये हवा महल हमारा कहाँ पर है, तो सर जयपुर में हो जाएगा। क्या जयपुर में हो जाएगा, आप बोलेंगे बिल्कुल, हवा महल कहाँ पर है, जयपुर में है। इसके बाद साथियों देखो, इसके बाद देखने जाओगे तो सर ये दोनों के दोनों कहाँ पर हैं, राजस्थान में है। कहाँ पर है, राजस्थान में है। तो इस तरह से हवा महल आ जाएगा जयपुर के अंदर, और जयपुर आ जाएगा राजस्थान के अंदर। और ऐसा कहाँ पर है, 3 एक दूसरे के ऊपर सर्कल, 3 एक दूसरे के ऊपर के सर्कल कहाँ पर हैं, तो बोलेंगे विकल्प नंबर 1 में है। विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला क्वेश्चन एक और बेहतरीन सा क्वेश्चन है।
25 नंबर में बोला है सोना चांदी और आभूषण। बता देंगे सोना चांदी और आभूषण के बीच में क्या होगा, जल्दी से बताएं सभी साथी। सोना चांदी और आभूषण, तो क्या बोलेंगे आप लोग, क्या बोलेंगे आप, बोलेंगे सर सबसे पहले हम इस तरह से एक आरेख बनाएंगे जो हमारा A4 आभूषण को डिनोट करेगा। ठीक है, A4 आभूषण, ज्वेलरी लिख सकते थे यार, लेकिन हम A4 आभूषण आपकी सुविधा के लिए लिख देते हैं। उसके बाद देखो, उसके बाद यहाँ पर क्या है, एक तरफ कुछ आभूषण, याद रखेंगे कुछ आभूषण आप लोगों के चांदी के हो जाएंगे, कुछ आभूषण किसके हो जाएंगे दोस्त, चांदी के हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से याद रखेंगे। और कुछ आभूषण आप लोगों के किसके हो जाएंगे, तो बोलेंगे सर गोल्ड के हो जाएंगे। कुछ आभूषण याद रखेंगे, कुछ आभूषण किसके हो जाएंगे साथियों, गोल्ड के हो जाएंगे। इतने इतने से आभूषण किसके, मतलब सोना के हो जाएंगे। ठीक है, इस बात को याद रख लो। तो ऐसी आकृति आनी चाहिए। ऐसी आकृति कहां पर है, देखेंगे गौर से, तो विकल्प नंबर 1 में है। ऐसी आकृति विकल्प नंबर 1 में, हालांकि बीच वाला थोड़ा मोटा सा है तो कोई दिक्कत नहीं है, रहने दो। ऐसी आकृति तो दिखाई दे रही है विकल्प नंबर 1 में, यही बिल्कुल सही जवाब है साथियों, इसको याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके पास कौन सा है, 26वें नंबर का। 26वें नंबर में कह रहा है दी गई आकृति में कितने व्रत स्थित हैं। साथियों व्रत से पिछले बार भी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इस बार भी हमने, माफी चाहेंगे, व्रत नहीं पूछा यार, व्रत नहीं पूछा, वर्ग पूछा है। तो वर्ग से पिछले बार भी पूछे गए थे, यहाँ पर वर्ग लिखा है, सॉरी फॉर दैट। देखो वर्ग से पिछली बार भी क्वेश्चन पूछे गए थे और इस बार भी पूछे जाने की प्रबल संभावना रहेगी। तो इसके लिए एक ट्रिक याद रखो आप लोग, एक ट्रिक याद रखेंगे, कैसे करेंगे, इस तरह से मैं बता देता हूं आप लोगों को, इस तरह से मैं बता देता हूं। जब भी ऐसी आकृतियां आपके सामने दिखाई दें, जब भी साथियों ऐसी आकृतियां आप लोगों के सामने दिखाई दें, तो आप क्या करेंगे, वर्गों की संख्या बताएंगे। और कैसे बताएंगे, वो सिर्फ नंबर दे करके, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। यहाँ पर भी 2 नंबर और 3 नंबर। तो क्या बोलेंगे सर, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा और इसका 2 बार गुणा। हालांकि बहुत सारे टीचर आपको स्क्वायर करना बताते हैं, लेकिन मैं अपाहिज नहीं बनना चाहता हूँ। यहाँ पर आप लोग अपाहिज बन जाएंगे। कैसे, अब भैया यहाँ पर अगर 4 दे दे फिर क्या करोगे आप लोग, तो गुणा करना ही पड़ेगा, सीधा सा गुणा, सीधा याद रखो। ठीक है, लास्ट का लास्ट से गुणा, तो 3 गुणा 3 कितना हो जाएगा, 3 त्रिका 9 हो जाएगा। 2 गुणा 2 दोस्तों, 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और 1 बचा है तो एक बार में 1 का गुणा, तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो टोटल वर्गों की संख्या कितनी आएगी दोस्त, इसमें टोटल वर्गों की संख्या 14 आएगी। तो क्या एज इट इज आकृति हमें यहाँ पर बनी दिखाई दे रही है, जल्दी से बताओ। क्या ऐसी ही बिल्कुल आकृति, अगर बीच वाली को हम थोड़ी देर के लिए भूल जाएं, अगर बीच वाली को थोड़ी देर के लिए भूल जाएं, तो क्या बिल्कुल ऐसी ही आकृति साथियों यहाँ पर मिल रही है, जल्दी से बता दो। क्या ऐसी ही आकृति मिल रही है, अगर हाँ ऐसी ही मिल रही है तो थम्स अप करके एक बार से जल्दी से बता देंगे सभी प्यारे साथी, एक बार थम्स अप करके बता देंगे क्या ऐसी ही आकृति मिल रही है। आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल मिल रही है। और जब ऐसी ही मिल रही है तो काहे के लिए परेशान हो रहे हो। इसमें कितने बता देंगे आप लोग, इसमें सीधे से 14 बताएंगे। कितने बताएंगे, इसमें सीधे 14 वर्ग स्थित हैं। खत्म बात, खत्म बात, कुछ करना ही नहीं है। इसके बाद हम और गिनवा देते हैं और अलग से गिनवा देंगे, परेशान ना हो। कौन कौन, एक तो दोस्तों ये आपका अंदर अंदर का ये वाला वर्ग है, थोड़ी सी मुंडी घुमा के देखना होगा, 45 डिग्री घुमा के देखो, एक ये हो जाएगा। एक साथियों आप लोगों का ये हो जाएगा, कौन सा, एक हमारा ये वाला हो जाएगा। तो 2 ये हो गए, 14 2 16 हो गए। उसी प्रकार ठीक उसी प्रकार देखो, एक बीच वाला ये छोटू सा 17 नंबर का, और एक बड़ा वाला ये, इसको काहे छोड़ें, इसको काहे छोड़ें, ये दादा लगते हैं हमारे रिश्ते में, इनको काहे छोड़ेंगे। 14 4 18 कितने हो जाएंगे साथियों, टोटल वर्गों की संख्या, नंबर ऑफ आपके स्क्वायर जो आएंगे वो 18 आएंगे। विकल्प नंबर 4 क्या आ जाएंगे साथियों, विकल्प नंबर 4 में टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितने आएंगे आपके साथियों, 18 आ जाएंगे। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला क्वेश्चन कैलेंडर से संबंधित है। कैलेंडर का एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है और ऐसा प्रश्न भी पूछा जा सकता है। कह रहा है यदि किसी वर्ष 5 फरवरी को शुक्रवार है तो उसी वर्ष 10 अगस्त को कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले तो 5 फरवरी लिखना है आप लोगों को। क्या लिखना है, 5 फरवरी, 5 फरवरी लिखना है। और उसके बाद समय दिया नहीं है तो 2 कंडीशन बनेंगी। जाना कहाँ तक है दोस्त, 10 अगस्त तक जाना है, 10 अगस्त तक जाना है। 5 फरवरी का दिन दे रखा है शुक्रवार, कौन सा, शुक्रवार दे रखा है दोस्त। 2 कंडीशन बनेंगी, दोनों कंडीशन को समझ लेंगे आप लोग, दोनों को समझेंगे। देखो फरवरी से अगस्त तक जाना है तो जनवरी तो गिनना नहीं है, फरवरी ही गिनना है। फरवरी के बचे हुए दिन मार्च, अप्रैल, मई और आपका जून, और आगे क्या हो जाएगा, जुलाई, और जुलाई के बाद अगस्त। ठीक है, इस तरह से। तो देखो पहले तो समझना होगा, अगर फरवरी 29 की हुई, अगर साथियों फरवरी 29 की हुई तो दोस्तों 5 जाने के बाद कितने दिन बच जाएंगे। आप कहेंगे अगर 29 की हुई तो दोस्त हमारे 24 बच जाएंगे। मार्च में रिमाइंडर 3 आता है, अप्रैल में रिमाइंडर 2 आता है, मई में 3 आता है और जून में 2 आता है, जुलाई में 3, और यहाँ पर अगस्त में कहाँ तक जाना है, 10 अगस्त तक। तो 10 अगस्त लिख लो। इन सभी को जोड़ के 7 से भाग लगा दो, उत्तर आ जाएगा। तो बोलेंगे 24 3 27, 27 और 2 29, 29 3 32, 32 2 34, 34 3 37, 10 47, कितने हो रहा है, 47। 47 में साथियों अगर भाग लगाएंगे 7 से तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 7 छंग 42, मतलब 5 रिमाइंडर, और 5 रिमाइंडर इस शुक्रवार में जुड़ जाएगा। 5 रिमाइंडर जब शुक्रवार में जुड़ जाएगा
तो हमारा उत्तर बुधवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, याद रखेंगे। तो हमारा उत्तर 5 जोड़ के देखो, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। तो हमारा पहला उत्तर तो बनेगा बुधवार। क्या बनेगा, और पहला उत्तर अगर बुधवार बनेगा तो दूसरा उत्तर क्या बनेगा, कुछ तो गड़बड़ किए हैं हम दया, कहीं ना कहीं गड़बड़ किए हैं, जल्दी से बताएंगे। अगर 5 फरवरी हमारी काउंट हो गई शुक्रवार की, तो फरवरी में अगर हमने माना है 29 की फरवरी, अगर फरवरी हमने 29 की मानी है तो 5 यहाँ पर 24 दिन बचेंगे, बिल्कुल सही है। मार्च के 3 दिन, मार्च के 3 दिन, और दोस्तों आपके कहाँ के, अप्रैल के 2 दिन, मई के 3 दिन, अगस्त, यहाँ पर क्या है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, एक मिनट दया, कुछ तो गड़बड़ है। 24 यानी कि फरवरी के 3, आपके मार्च के, अप्रैल के कितने, अप्रैल के 2, मई के 3, जून के 2, जुलाई के 3, अगस्त के 10 तक। हाँ बिल्कुल यार सही है, तो जोड़ने में कहीं गड़बड़ किया है क्या। 24 और 3 27, 24 3 27, 27 2 29, 29 29 3 32, 29 3 कितना हुआ 32, 32 2 34, 34 3 37, 37 10 47। भैया सही तो किए हैं, सही तो किया। 47 में भाग लगाएंगे, 7 छंग 42, 42 5 47, मतलब रिमाइंडर आया 5, रिमाइंडर कितना 5 आया। तो पहला दिन कौन सा आना चाहिए, पहला दिन हमारा आना चाहिए बुधवार, तो हमने बुधवार निकाल लिया। क्या आना चाहिए, बुधवार, तो हमने बुधवार निकाल लिया। अब भैया बुधवार एक ही ऑप्शन में है या मंगलवार लिखा है, तो ए नंबर को सही लगा देंगे, बताओ। तो क्या ए नंबर को सही लगा देंगे, एक तो देखो हमारा बुधवार निकल के आ गया। इसके बाद आगे देखो, आगे देखो बुधवार निकल गया। अगर हम फरवरी को मानते कितने का, 28 का, अगर फरवरी 28 की है तो फरवरी में कितने दिन बचेंगे, 23 दिन बचेंगे। 23 फरवरी के देखो, 23 फरवरी के, और मार्च के 3, और अप्रैल के कितने 2, फरवरी मार्च अप्रैल, मई के कितने 3, जून के कितने तो बोलेंगे 2, जुलाई के कितने 3, अगस्त के कितने 10 तक। ठीक है, इस तरह से 7 से भाग लगाओ 2 बचेगा। ठीक है, 4 3 7 खत्म हो जाएगा। और यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर हमारा 10 3 13, 13 2 15, 15 3 18, 18 में अब की बार भाग लगाएंगे 7 से, 7 दूनी 14, रिमाइंडर अब की बार में 4 आएगा, और ये 4 ये शुक्रवार में जुड़ेगा, तो अगला मंगलवार। देखो एक कंडीशन से बुधवार, एक कंडीशन से आपका मंगलवार, तो सही उत्तर ये हो जाएगा विकल्प नंबर 1, विकल्प नंबर 1 ही हो जाएगा। बात याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला क्वेश्चन दोस्तों 28 नंबर का क्वेश्चन है, एक बेहतरीन सा सिटिंग अरेंजमेंट से संबंधित क्वेश्चन दिया गया है। कह रहा है दोस्तों 6 मित्र हैं, पी क्यू आर एस टी और यू, केंद्र की ओर देखते हुए एक गोलाकार मेज पर बैठे हैं। तो केंद्र की ओर देख रहे हैं, 6 मित्र हैं, जल्दी से बैठा देते हैं। पहला इस तरह से बैठ जाएगा, दूसरा इस तरह से, तीसरा इस तरह से, चौथा इस तरह से, पांचवा इस तरह से, और छठवां इस तरह से। तो 6 के 6 मित्र हमने बैठा दिए हैं। अब क्वेश्चन में लैंग्वेज को पढ़ो। कह रहा है एस टी के बाईं और तीसरे स्थान पर है। जो एस नाम का शख्स है वो टी के बाईं और तीसरे पर है, तो बाईं और पहला, दूसरा और तीसरे स्थान पर कौन हो जाएगा, तो बोलेंगे एस जो है टी के बाईं और तीसरे स्थान पर है। अब दोस्तों आगे देखो, आगे लिखा है आर टी और यू के बीच में है। आर जो है दोस्तों वो टी और यू के बीच में है। कौन है, आर बोलेंगे टी और यू के बीच में नहीं बैठा है। दादा क्या बोला है, नहीं बैठा है, छोड़ दो। कह रहा है एस, आर एस के ठीक बगल में नहीं बैठा है, आर जो है एस के ठीक बगल में भी नहीं बैठा है। ओहो कुछ तो गड़बड़ है। आर देखो टी और यू के बीच में नहीं है, आर किसके बीच में नहीं है, टी और यू के बीच में नहीं है। ठीक है, हमने मान लिया टी और यू के बीच में नहीं है। और एस, आर एस जो है आर के ठीक बगल में नहीं है। देखो एस अगर आर के बगल में नहीं है तो आर यहां पर बन सकता है, आर आपका यहां पर बन सकता है। दो कंडीशन है। कह रहा है दोस्तों क्यू जो है टी के दाएं दूसरे पर है, क्यू जो है वो टी के दाएं दूसरे पर। तो टी के दाएं दूसरा कौन हो जाएगा, देखो टी यहां पर है, टी का दाएं दूसरा, टी का दाएं दूसरा कौन है, क्यू है दूसरे पर, तो हमने रख दिया। अब कह रहा है यू और क्यू के बीच में कौन बैठा है, यू और क्यू, तो भैया यू तो एक ही कंडीशन पे बच रहा। ओहो कुछ गड़बड़ है। क्वेश्चन में पीछे बोला था आर टी और यू के बीच में नहीं बैठा है, टी और यू के बीच में कौन नहीं बैठा है, आर नहीं बैठा है। तो देखो टी और यू के बीच में अगर आर नहीं बैठा है तो एक आर यहां से हटाओ, इस आर को यहां से हटाओ, इसको हटाओ, खत्म करो, जल्दी से हटा देंगे, बिल्कुल सही बात है। तो हमारे आर की कंडीशन यहां पर फिक्स हो गई। आगे कह रहा है दोस्तों, आगे क्या बोला था, एस टी के बाएं तीसरा है। ठीक है, आर टी और यू के बीच में नहीं है, आर जो है वो टी और यू के बीच में नहीं है, तो हम यू को यहां पर रख देते हैं, यू को यहां पर रख देते हैं। और दोस्तों एक बंदा कोई बच रहा होगा, एक कोई बंदा बच रहा है, तो वो बच रहा है पी, इसको यहां पर रखो। क्वेश्चन में पूछा है यू और क्यू के बीच में कौन है, तो यू ये रहा और क्यू ये रहा, इन दोनों के बीच में कौन बैठा है दोस्तों, एस बैठा है। कौन बैठा है, विकल्प नंबर 1 एस बैठा है, इस बात को याद रखेंगे। कंडीशन अच्छे से पढ़नी होगी, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, एक बार फिर से देखो, पढ़ के बता देते हैं आप लोगों को अगर समझ में नहीं आया है। तो पहली लाइन में लिखा है एस टी के बाएं और तीसरे पर है, तो टी के बाएं तीसरे पर एस हमने बैठा दिया, बिल्कुल सही है। कह रहा है आर टी और यू के बीच में, टी और यू के बीच में नहीं बैठा है कौन, आर, तो हमने आर को यहां पर बैठा दिया, कोई बात नहीं। टी और यू के बीच में पी बैठा दिया। आगे कह रहा है दोस्त एस आर के ठीक बगल में नहीं है, एस जो है वो आर के ठीक बगल में नहीं है। ठीक है, आर के ठीक बगल में एस नहीं है, इसको हटाओ। कह रहा है यू क्यू के, नहीं एक मिनट, आगे लिखा है क्यू जो है टी के दाएं दूसरे पर है, क्यू जो है टी के दाएं दूसरे पर कौन है, क्यू है, हमने बैठा दिया। अब भैया कंडीशन हमारी फॉलो हो गई, यू और
क्यू के बीच में पूछा था, तो एस हमारा सही उत्तर है। अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला क्वेश्चन नंबर 29 है। कहा गया है प्रश्न आकृतियां दी गई हैं और क्वेश्चन मार्क के स्थान पर ज्ञात करनी है कौन सी उत्तर आकृति आएगी, कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति का बिल्कुल सही स्थान लेगी। तो दोस्तों गौर से देखो आप लोग, यहां पर दो ट्राइंगल एक दूसरे के ऊपर है, तो यानी कि तीन भुजा वाली आकृति, तीन भुजा वाली दो आकृतियां हैं, तीन भुजा वाली दो आकृतियां हैं। इसके आगे चार भुजा वाली आकृति है, चार भुजा यानी कि वर्ग दे रखा है। चार भुजा वाली आकृति के अंदर एक वृत्त दे रखा है, अंदर से गौर से देखेंगे चारों लाइनों को टच करता हुआ, चारों लाइनों को टच करता हुआ एक वृत्त दे रखा है चार भुजा वाली आकृति के अंदर। तो कहने का मतलब क्या है, अगर दोस्तों यहां पर पांच भुजा की आकृति आ चुकी है, पांच भुजा की आ चुकी है, तो अगली वाली आकृति जो आएगी वो छह भुजा की आएगी। कैसे आएगी, गौर से समझो कैसे आएगी, तो इसको समझना होगा। देखो तीन के बाद क्या आया, चार भुजा की, तो पांच के बाद क्या आएगी, छह भुजा की। तो छह भुजा की दो आकृतियां होगी दोस्त, छह भुजा की दो आकृतियां होगी। तो पहले एक दो इस तरह से बना देते हैं इसको हम। छह भुजा की दोस्तों दो आकृतियां होगी, तो इस तरह से बनेगी कुछ, एक मिनट, इस तरह की दिखाई देगी, इस तरह, एक मिनट यार दादा, एक मिनट, इस तरह की दिखाई देगी साथियों, इसी तरह की बिल्कुल सेम टू सेम आकृतियां दिखाई देगी। और इसमें दोस्त एक बात याद रखनी है, ये जो वृत्त होगा, ये जो इसके अंदर का वृत्त होगा, ये चारों कोनों को टच करता हुआ होगा, ये चारों कोनों को टच करता हुआ होगा, इस बात को याद रखेंगे। तो देखो यहाँ पर वृत्त बहुत छोटा है, छह भुजा की आकृति है, तो गलत हो गया ये। तो देखो यहाँ पर भी वृत्त टच नहीं कर रहा है छह भुजा में, ये भी गलत है। इसके अंदर दोनों छह भुजा की है नहीं, तो गलत है। तो विकल्प नंबर कौन सा, बी वाला सही है। विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है दोस्त, अच्छे से याद रखेंगे। क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर बी। चूंकि छह भुजा की आकृति तो आएगी ही आएगी, पांच आई है तो छह भुजा की आएगी, लेकिन इन छह भुजा की आकृतियों के बीच में ये जो आपका सर्कल होगा, ये जो सर्कल होगा, ये आपको सभी को टच करता हुआ दिखाना है, सभी को टच करते हुए दिखाना है, जिस प्रकार यहां पर चार भुजा की आकृति में आपने दिखाया था। तो इस तरह से आपका केवल और केवल विकल्प नंबर जो बनेगा वो साथियों बी वाला हो जाएगा, इस बात को याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला 30 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में विषम विकल्प ज्ञात करें। जल्दी से बता देंगे क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। कौन सा विकल्प है जो विषम है दोस्त, कौन सा ऐसा विकल्प है जो इसका क्या है, विषम उत्तर है। तो आपको समझना होगा दोस्त, अच्छे से समझेंगे तो पता चलेगा। सर आपकी ये दो आकृतियां हैं, एक इसमें लेफ्ट है, एक आपकी राइट है, ठीक है। ये भी दो आकृतियां हैं, इसमें एक लेफ्ट है, एक आपकी राइट है। यहाँ पर भी दो आकृतियां हैं, एक दोस्त लेफ्ट है, एक आपकी राइट है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ अभी बता दूंगा। ये दोस्त दो आकृतियां, एक लेफ्ट है, एक राइट है। गौर से समझते रहना है, गौर से समझते रहना है, एक लेफ्ट एक राइट। तो दोस्तों यहाँ पर गौर से देखो, राइट वाली आकृति छोटी है और राइट वाली आकृति छोटी है और राइट वाली आकृति छोटी है। लेकिन भैया विकल्प नंबर बी में राइट वाली आकृति कैसी है, बड़ी है। अगर विकल्प नंबर बी में राइट वाली आकृति बड़ी है तो यही विकल्प कैसा हो जाएगा, अन्य सभी से विषम हो जाएगा। गौर से समझो, लेफ्ट की आकृतियां सभी में बड़ी दे रखी हैं, सभी में, ए और सी और डी में, लेकिन बी वाले में देखो लेफ्ट की आकृति छोटी दे रखी है और राइट की बड़ी दे रखी है। मतलब इसमें तो घुमा के बना दिया, और घुमा के बना दिया तो यही इसका विषम जवाब हो जाएगा। यही पूछा है दोस्त, यही पूछा है, अच्छे से याद रखेंगे। अगले प्रश्न में तो नहीं है। आज की क्लास दोस्तों यहीं पर समाप्त होती है। आशा करते हैं आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। यदि समझ में आई है तो एक बार से सेशन को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में सेशन को आप शेयर कर सकते हैं। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ यार इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने का दोस्तों कोई पैसा चार्ज नहीं है, कोई पैसा नहीं मांगता दोस्त, आपके लिए फ्री सेवा चल रही है, ठीक है। देखते रहिए आपका अपना परिवार लर्न विद डीएस सर। और हाँ यार, लाइक जरूर कर देना, लाइक करने से क्या होता है, इसकी रैंक बढ़ती है, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में पहुंचती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखते रहिए आपका अपना परिवार लर्न विद डीएस सर। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।